हो गया है? नहीं हुआ है। अच्छा, ये 2023 के दोनों क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक्स बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम द पॉपुलर सीडीएफ, ये दे रखा है, और टेस्ट करना है थीटा 1 2। क्रिटिकल रीजन आपको दे दिया है, तो ये तो हो जाना चाहिए। देखते हैं तो इसमें क्या करना है आपको। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो एक पॉइंट कर लेंगे फिर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो इसमें तो कुछ खास नहीं लग रहा है, क्योंकि क्रिटिकल रीजन है रिजेक्ट एच नॉट, और ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है। सो ये बोल रखा है रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स जो है आपका मोर देन 1/2 है। तो क्या क्या फाइंड करना है, ये दे रखा है एच नॉट, दे रखा है h1। अल्फा क्या है? अल्फा है लेवल। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो ये निकल नहीं जाएगा। इसमें आप ये सीडीएफ है, तो आप x मोर देन हाफ है, तो काम करो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस CDF ऑफ हाफ व्हेन थीटा इज 1। तो पहले थीटा को 1 रख दो, इसमें थीटा को 1 रखो तो क्या बन गया, ये थीटा को 1 रखो पहले, तो 0x1 ऐसा बन जाएगा थीटा को 1 रखने पे। और तो CDF एट हाफ क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 आ गया। चेक करो, पहले थीटा को 1 रख दो, ठीक है, और ये CDF एट हाफ है। थीटा को 1 रखने के बाद CDF x हो गया, जब x 0 से 1 के बीच है, तो हाफ तो 0 से 1 के बीच है, तो हाफ आ गया। बीटा क्या है? पावर। तो बीटा का डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। सेम स्टोरी। सो 1 माइनस CDF एट हाफ व्हेन थीटा इज 2। तो थीटा को आप 2 रखो पहले, तो ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 माइनस का होल स्क्वायर क्या है? x less than 0.5 है ना। अरे क्रिटिकल रीजन अरे 0.5 का मतलब क्या है? वही यहाँ पे क्रिटिकल रीजन एक ग्रेटर देन हाफ है। अच्छा, तो पहले बोलना था ना, मैं यहाँ रिटर्न लिख चुका हूँ, तो तुम इतना लेट बता, मतलब मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ से लेस देन कर लो, तो पहले इतना देर बाद बता रहे हो तुम, तो ये डायरेक्टली CDF आ जाएगा, पहले बताना था ना। सो ये हो गया अल्फा CDF x एट हाफ जब थीटा 1 है, तो कोई बात नहीं, ये CDF थीटा को 1 रखो तो x ही हो गया, तो इसका आंसर फिर भी 1/2 ही आ गया, लेकिन यहाँ चेंज होगा, है ना, तो तुम्हें बताना चाहिए नहीं लेस देन हाफ, ये मैं मोर देन मतलब गलत देख लिया मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ गया CDF एट 1/2 व्हेन थीटा इज 2। इसमें थीटा को 2 रख दो और x को 1 रख दो, क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर, हाँ तो क्या है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, सो 1 माइनस 1/4 3/4। सो ये अल्फा आ गया 1/2, बीटा आ गया 3/4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं, ये 2/4 है, तो 5/4 आ गया। चेक कर लीजिए, आंसर है नहीं, चेक कीजिए, ठीक है ना। तो इसके ओरिजिनल पेपर में देख सकते हो, या इसमें आंसर की अटैच्ड है ना, चेक कर लो। ठीक है, देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, चेक करो, इसमें आंसर की था ना, इसमें क्या है, 1.25 हमारा ठीक तो है, 1.20 से 1.30 है, तो हमारा 1.25 आया, ठीक है। सो ये 5/4 का मतलब 1.25, तो ये आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट। तो इसमें और कोई डाउट रह गया तो बताओ, इस वाले असाइनमेंट में। क्वेश्चन 4 सर। ओके, 4 में क्या डाउट है? अच्छा, ये एक्चुअली at any level alpha uniformly most formal test for h0 against h1 does not exist, आंसर सी करेक्ट है। इसका रीजन ये है, इसमें तुम्हें
यहाँ पे क्या होगा, पावर का डेफिनेशन क्या है? Reject H naught when H1 is true. H1 is true। तो जब H1 ट्रू लोगे तो थीटा की वैल्यू क्या लोगे? वहां पे जो हमारा पावर फंक्शन बन के आएगा वो थीटा का इंटरवल क्या होगा उस केस में? -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यही है ना। लेकिन क्या इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगी? एक्चुअली एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इसलिए इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगी। पावर क्या होता है? जब आपका हाइपोथेसिस कंपोजिट है तो जो पावर आएगा वो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर थीटा तो है नहीं कि पुट कर दोगे पावर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो H1 में है थीटा की वैल्यू -∞ से -∞ से 1, -∞ में ओपन, यहाँ भी ओपन इंटरवल होगा, 2 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल है। तो उस केस में क्या होगा, चूंकि 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है तो उसकी मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगी पावर की, इसलिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। या इस तरह क्वेश्चन, हाँ सिर्फ 2 पे मैक्सिमम आ रहा था। हाँ, लेकिन ये वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है 2 और -2, है ना, यहाँ दोनों इंक्लूड कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे पावर इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम्हें क्रिटिकल रीजन तो निकाल लोगे, पावर विल नॉट एग्जिस्ट, तो इसीलिए इसका ये आंसर है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर H0 अगेंस्ट H1 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसने इंक्लूड नहीं किया एंड पॉइंट को, तो यहाँ मैक्सिमा नहीं मिलेगा। साइज मिल जाएगा लेकिन पावर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बताओ, ठीक है ना, इसके ही लॉजिक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है इसलिए। और कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं? चलिए इसका हो गया, तो अब आते हैं ये वाले पे। बताइए, तो इसमें कौन सा डाउट है? कोई है? ट्राई किया है? देखो ट्राई करते हैं। हाँ, 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहले 5 4 5 5 क्या कह रहा है कि a simple random sample of size 10 from normal mu sigma square gives 98% confidence interval this, then the null hypothesis H0 जो कि है म्यू की वैल्यू 20.5 अगेंस्ट H1 जो कि है म्यू इक्वल नहीं है 20.5 के, तो ये कह रहा है कैन बी रिजेक्टेड एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट एनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, ट्राई करके देखते हैं। सो है ना, तो ये गेट 2012 का क्वेश्चन है। गेट 2012 का मतलब ये है कि गेट एमए 2012 है ना, गेट एमए मतलब पहले 2018 तक गेट मैथमेटिक्स में ही स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते थे। 19 में गेट स्टैटिस्टिक्स अलग हो गया, गेट मैथमेटिक्स। तो अब गेट मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होता है 19, 20, 21, 2023 5 साल में जो गेट मैथमेटिक्स के एग्जाम, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी या स्टैट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि गेट स्टैटिस्टिक्स अलग हो गया। तो यही होता है, कभी कोई साथ होता है, कोई अलग अलग होता है ना, यही चीज है। पहले मैथ स्टैट का 7 एग्जाम होते थे गेट में। मैं तो चाहता हूँ CSIR में भी अलग हो जाता, आसान हो जाएगा बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स के चक्कर में स्टैट्स वाले नेट नहीं निकाल पाते हैं। तो चलो, तो ये क्वेश्चन ये है कि a simple random sample of size 10 normal mu sigma square, है ना, तो मुझे ये कह रहा है कि 98% कॉन्फिडेंस लेवल है। ये जो इंटरवल है ये 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है किसी पैरामीटर का। किसका बताया नहीं, हाँ म्यू के लिए ना, क्योंकि म्यू को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये म्यू का 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इस तरह सोच सकते हैं क्या कि 2% पे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच लाई कर रहा है, और 5% और 10% पे रिजेक्ट कर सकते हैं, तो 5% पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट 5%। हाँ, चेक करते हैं, रुको लॉजिक चेक कर, कोई ट्राई करके देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, हर जगह दिया होता है कि रिजेक्टिंग H0 और उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता एक्सेप्टिंग H0। यहाँ थोड़ा ट्रिक क्या खेला इन्होंने
कि एक्सेप्टिंग एच नॉट को जस्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया ना उसका, उस तरह से कि जैसे लेस देन 2 लेते, लेकिन वैसा नहीं किया है। ये बता रहा है कि एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे इस कंडीशन में और रिजेक्ट नहीं करेंगे इस कंडीशन में, अलग अलग बता रखा है आपको। तो डेफिनेशन ठीक से याद करना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या रहता है। हाँ आस्था आप कुछ कह रहे थे, समझ नहीं आया, चैट में लिख सकते हो आप या दोबारा ट्राई कर सकते हो आप। सर मैं ये बोल रही हूँ 1 माइनस पावर ऑफ द टेस्ट टाइप 2 एरर ऐसे निकालेंगे तो आएगा। अच्छा वैसे ऐसे भी आएगा, मतलब ऐसे। ठीक है, तो हमें पूछा गया है टाइप 1 टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टाइप 1 एरर की रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो ये तो आ गया होगा आपका, ये इजी है कि रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब बता रखा है x मोर देन इक्वल टू 2 व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो p को मुझे 2/3 लेना है, मतलब x मेरा इस केस में जब एच नॉट ट्रू है तो x मेरा हो गया बाइनोमियल 3, 2/3, यही ना। तो उसे निकाल दीजिए आप, तो आपका x है, इसका मतलब हाँ 3, 2/3। तो ये आपका ओके है, कितना आ गया 20/27। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये आउट हो जाएगा। अब आपको चाहिए पावर, है ना। सो व्हाट इज द, तो पावर मतलब टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर मतलब ऐसे निकालोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी 1 माइनस पावर निकालेंगे तो टाइप 2 एरर, इसे कह रहे हो आप, आंसर आ जाएगा, है ना। तो जैसे पावर का फॉर्मूला भी आप देखते हो लिखा रहता है बुक में, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो आप क्या इस तरीके से किए थे, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर आप निकालेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस पावर, और पावर का मतलब है रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, या h1 ट्रू का मतलब क्या, h नॉट इज फॉल्स, यू नो। सो 1 माइनस क्या होगा ये, इससे किया था आपने नेहा? यस सर। तो इससे आंसर नहीं आ रहा है, क्या आएगा इससे? मेरा ऑप्शन सी आ रहा है 727। तो आप उस डायरेक्टली पावर का डेफिनेशन क्या है, तो उससे ट्राई करके देखो आप। डायरेक्ट पावर का डेफिनेशन क्या था, सर आप करिए ऐसे जैसे चेक करते रहो। पावर का डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। हाँ h1 इज ट्रू, सो p बराबर 1/3। वो तो पूछ रहा हूँ इससे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे x इस केस में इसके 20/27 3, 1/3 हो जाएगा। यहाँ से एक बार निकालो जाए बाइनोमियल 3, 1/3 में, बाइनोमियल 3, 1/3 में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो मोर देन इक्वल टू 2 की, और यहाँ से अगर करेंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट। तो एच नॉट रिजेक्ट करना है तो x मोर देन इक्वल टू 2 व्हेन h1 इज ट्रू। तो h, एक मिनट, पावर ना, अच्छा मैं पावर की फॉर्मूला लिख दिया तो यहीं से आ जाएगा, पावर तो आ ही जाएगा। डायरेक्टली टाइप 2 का डेफिनेशन मैं लिखना चाह रहा था, देखो डायरेक्टली टाइप 2 का फॉर्मूला क्या होता है टाइप 2 एरर का, एक्सेप्टिंग h नॉट नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h1 व्हेन h1 इज ट्रू। ये जब मैंने क्लास में आपको लिखाए होंगे, टाइप 2 एरर का मतलब रिजेक्टिंग h1 व्हेन h1 इज ट्रू, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो वो टाइप 1 एरर होता है। तो टाइप 1 एरर है ये, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। तो उससे आप निकालिए रिजेक्टिंग h, ये आ गया टाइप 2 एरर, रिजेक्टिंग h1 व्हेन h1 इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग h1 का मतलब क्या, एक्सेप्टिंग h नॉट, तो यहां से आएगा एक्सेप्टिंग h नॉट। तो एक्सेप्टिंग h नॉट का मतलब क्या है, ये ना, तो x लेस देन इक्वल टू 1 व्हेन h1 इज ट्रू। तो h1 इज ट्रू मतलब p बराबर 1/3। सो निकालो इसकी वैल्यू। सो बाइनोमियल 3, 1/3 में x लेस देन इक्वल टू 3, सो ये आ जाएगी, है ना, x वैल्यू 0 या 1 पे, तो 3c0 2/3 की पावर 3 प्लस 3c1 और 1/3 और 2/3 का स्क्वायर, इससे कितना आएगा 4/27, सॉरी 8/27 प्लस यहां से आ जाएगा 3 टाइम 4/27, सो 20/27। आप ये कह रहे थे, यस सर।
यहाँ से तो आ रहा है, इस वाले से क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेफिनेशन आपको याद है ना डायरेक्टली क्या है, तो ये तब होता है जब वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये ए ऑप्शन ट्रू है, क्या दे रखा है आंसर की में? हाँ, ए ही है। तो जैसे हम जब डिफाइन करते हैं और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन जो है टाइप हमने जब शुरू पढ़ाए होंगे आपको क्लास में, तो ये वाला केस होता है ना H0 H1, तो ये डेफिनेशन ही चेक करना चाह रहा है आपसे। तो मान लो एक्सेप्ट और या मान लो ट्रू, यहाँ लिखो ट्रू और यहाँ एक्सेप्ट, ऐसा। सो अभी क्या है, तो ये हम लिख रहे हैं मतलब ट्रू कौन सा है और एक्सेप्ट किसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो हमारे पास टैब बनेंगे ये वाला। सो पता है सर, मैं हाँ। पूछ रही थी कि उससे क्यों नहीं मतलब कर, हाँ, क्योंकि दो इसमें क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग केस दे रखा है आपको। जैसे क्या होता है जनरली, अगर ये नहीं लिखा होता, इसे निकालो क्या आता है, फिर अलग क्यों मैं बताता हूँ। इससे पहले निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो H1 इज ट्रू मतलब P बराबर 1/3। वो नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि ये और ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना। x मोर देन इक्वल टू 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता? x लेस देन 2 अच्छा, तो x लेस देन 2 क्या होगा? है तो कॉम्प्लीमेंट। एक्सेप्ट हो जाता। नहीं नहीं, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट है तो क्या दिक्कत है? सर ये जो हाँ, अच्छा, इसमें लेकिन 1 से 2 को नहीं बताया ना। लेकिन 1 से 2 हो भी तो नहीं सकता ना, बाइनोमियल है तो 1 से 2 क्यों होगा? बाइनोमियल तो वो होता है ना 0 1 2 3, क्या ही दिक्कत है? वहां पे 2 3 यहाँ 0 1, ओके तो है, क्या ही दिक्कत है? दोनों से आंसर सेम आएगा, चेक करते हैं रुकिए। क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x मोर देन इक्वल टू 2 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, x लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, ओके है? यस सर। हाँ, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, चेक करते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 व्हेन p इज 1/3, तो निकालो इसका 2 और 3 पे आंसर। सो 3 x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या वही है 3, 1/3। सो 3 चूज 2, 1/3 का स्क्वायर और 2/3, फिर 3 चूज 3, 1/3 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर तो वही आएगा 3c2 3। आपने दोबारा चेक नहीं किया होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे। सो 3 चूज थे ना, ये 6 अपॉन यहाँ से आ गया 27, माइनस 3 चूज 3 1, तो 1/3। सो 1/27, क्या दिक्कत, सेम तो आ रहा है। 1 माइनस 7/27, 20/27, सेम तो आएगा। और कहने का मतलब हमने ध्यान से देखा नहीं शुरू में, तो है तो कॉम्प्लीमेंट, जैसे मुझे लगा दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी यही आएगा और इससे भी यही आएगा। ऐसा इसलिए अब वो प्रॉब्लम तब आती जब वो कॉम्प्लीमेंट इसका नहीं होता, लेकिन है तो लग रहा है शुरू में, ऐसा लगा नहीं है क्योंकि x तो बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में सपोर्ट क्या होगा 0 1 2 3, तो ओके है। तो x लेस देन मोर देन इक्वल टू 2 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट x लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 2 के बीच में तो वैल्यू ही नहीं है x की, x तो डिस्क्रीट है, तो 1 2 के बीच उसका कोई सपोर्ट है ही नहीं, सपोर्ट वैल्यू, तो कोई भी तरीके से निकालो से नहीं आएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है। हाँ, तो किसी तरीके बीच 20/27 यहाँ से भी आया और 20/27 यहाँ से भी आया, किसी तरीके आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, चेक करो। नेक्स्ट बताइए। 13 से पहले किसी का है डाउट? सो नहीं, 13 से पहले 13 से पहले 12, अच्छा तो 12, चलो 12 कह रहा है कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF P0 P1 है। तो आपका x P1 मतलब ये एक PMF है और ये दूसरा PMF है, और आपको क्या करना है कि टू टेस्ट H0 जहां P बराबर P0 है और H1 मतलब एक में ये PMF लेना है, दूसरे में ये PMF लेना है। सो द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05, तो आप ट्राई करके देखिए क्या आएगा। तो सर वो मुझे लगा पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, सर वो इंक्रीज ही कर रहा है। इंक्रीज ही कर रहा है तो ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू, सर अगर ऐसा डेटा हो कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर तब कैसे करेंगे, क्रिटिकल रीजन? तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है।
तो वैसे डिसाइड होगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, वैसा कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, देखेंगे फिर। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा एक्चुअली, x लेस देन इक्वल इंक्रीजिंग है ना, तो रेशियो देख लो। अच्छा नहीं, लेस देन ही मोर देन के होगा यहाँ पे, चेक कीजिए। आपने इसका रेशियो लिया होगा ना, आपने इसका रेशियो लिया होगा। तो हम जो लेते हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ है ना, कुछ बुक में LH1 अपॉन LH नॉट करते हैं, कुछ बुक में LH नॉट अपॉन LH1 करता है। मतलब मैं जो करता हूँ, जो क्लास में पढ़ाया है, LH नॉट अपॉन LH1। तो उस केस में LH आपने जगह ना, इसका रेशियो इंक्रीजिंग है, तो मैं जो लिखाता हूँ LH नॉट अपॉन LH1 वो इंक्रीजिंग आएगा, है ना। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, क्या है आपने कहा ये इंक्रीजिंग है, चेक करो। हाँ मतलब आपको करना है P नॉट अपॉन P1 चेक करना है क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। P नॉट अपॉन P1 करना है, H नॉट है ना, H नॉट अपॉन H1 करना होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1। तो उसमें देख लो क्या आएगा, उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो x मोर देन इक्वल टू आएगा, डिक्रीजिंग आएगा तो x इंक्रीजिंग होगा, x मोर देन, उसके हिसाब से देख लो जो भी आपको समझ आ रहा है। मतलब कह रहा हूँ मैं जो क्लास में कर रहा हूँ LH नॉट अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ओवर, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। 13 में क्या है कि fx gx भी 2 pmf, तो fx है 1/6 जब x 1 से 6 है, gx ये है, x be the random variable of size 1 from the distribution having this to test this, हाँ तो powerful test of size 1/6 reject h नॉट। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हुए हैं, अगर आप देखेंगे जैम में जो पुराने पेपर्स हैं 15 से पहले शायद इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, चेक करते हैं। ये वाला है कि इसमें एक बार इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा चलिए चेक करके देखते हैं। तो ओके, तो ये कह रहा है कि तो x 1 2 3 और 1 2 3 है। देखो अब यहाँ करना क्या है, मैं वो बना देता हूँ टेबल एक, सपोर्ट वही है सब में, तो सपोर्ट तो सेम ही है। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ओके, और px मतलब gx, तो यहां से आ जाएगा fx gx, ठीक है। तो आपका आ गया fx और gx। तो fx के लिए क्या आ जाएगा, सब में 1/6 है, 1/6 1/6 1/6 1/6, और gx में क्या है 1/12 1/12, 3 पे 1/2 1/9, एक मिनट, हाँ 1/9 1/9 1/9। अब क्या करते हैं हम लोग, h नॉट हमारा है hx और h1 हमारा gx, तो आप हम क्या करते हैं, मैं जो फाइंड करता हूँ LH नॉट अपॉन LH1, सो नल हाइपोथेसिस अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर नल हाइपोथेसिस अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो आप इसका रेशियो चेक कीजिए क्या क्या आएगा। तो जब ऐसे फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे 1/6 अपॉन 1/12, यही ना, मुझे hx अपॉन gx करना है, क्या कर रहा हूँ मैं, hx अपॉन gx, कुछ मिस्टेक नहीं दिख रहा आपको, fx होगा ना, ये मिस्टेक है, हाँ। सो fx अपॉन gx, तो ठीक है fx अपॉन, तो 1/6 अपॉन 1/12 कितना आ जाएगा, 1 पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 होगा, फिर 2 3 नहीं 1/6 अपॉन 1/2, 2 तो नहीं 1/3 आ रहा, तो चेक कीजिए, वही तो कह रही 1/3, अच्छा 1/6 अपॉन 1/2 1/3, ओके नेक्स्ट, 3/2 तो 1/6 अपॉन 1/9, तो 1/6 अपॉन में 1/9, 9 ऊपर गया 9/6, तो 3/2, 3/2 सबसे 3/2, अब 3/2, तो क्या डेसिमल है इसका, कितना होता है 0.6, और ये कितना 1.5, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइक्लीहुड फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन मोनोटोनिक होता है, डायरेक्टली हम लोग क्रिटिकल रीजन डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन मोनोटोनिक है क्योंकि देखो 2 2 0.6, यहाँ डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, ऑफ साइज 1/6, तो अब आपको बस रैंडमली चेक करना है कि साइज 1/6, साइज का डेफिनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट
व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट ट्रू का मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्या लेना है, fx. सो व्हाट डू यू थिंक, अल्फा 1/6 कब हो पाएगी? x की वैल्यू क्या ले लूं मैं, तो मैं x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं fx में, तब भी 1/6 है. x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तब भी 1/6 है. x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तब भी हर पॉइंट में 1/6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ मोस्ट पावरफुल टेस्ट डिसाइड करना है. तो मेरा यहाँ पे जो इस वाले केस में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे जो भी लोग, कि जब ऐसा होगा लाइक्लीहुड में इंक्रीज के डिक्रीज करेगा, डिक्रीज से इंक्रीज, तो क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूँ. देखो अब यहाँ पे क्रिटिकल रीजन कुछ भी हो सकता है, x बराबर 1b, x बराबर 2b, x बराबर 6, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये सब सेम साइज जनरेट कर रहा है. यहाँ पे जो साइज है 1/6, ये सब साइज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट, इनमें से कोई भी एक ले लो रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो ये सब 1/6 ही देगा. तो ये सब सुटेबल क्रिटिकल रीजन है. लेकिन मुझे क्या इंटरेस्ट है कि वैसा क्रिटिकल रीजन, अभी मैं डेफिनेशन आप याद करो मोस्ट पावरफुल टेस्ट का क्या होता है. बहुत सारे क्रिटिकल रीजन है, वो क्रिटिकल रीजन जिसके करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पावर आएगा वो हमारा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है. सिंपल. तो मेरे पास 6 क्रिटिकल रीजन है. अब मुझे वो ढूंढना है इनमें जिसके करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पावर मिले. तो पावर की डेफिनेशन क्या है, सो जो पावर की डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो h1 का मतलब gx लेना है. अब देखो इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/2x इक्वल टू 3 पे, तो x इज इक्वल टू 3 इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन. तो आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए. हां सर यही है. ठीक है, ये नहीं, तो एटलीस्ट जो है ना, अगर मोनोटोन लाइक्लीहुड है, लाइक्लीहुड डिक्रीजिंग है थ्रू आउट, या थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग या थ्रू आउट डिक्रीजिंग, तो डायरेक्टली क्रिटिकल रीजन लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू आता है. अगर इंक्रीज होकर डिक्रीज कर गया, डिक्रीज होकर इंक्रीज कर गया, तो x इज इक्वल टू, तो उसके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने कहा कि ये सब जनरेट कर रहा है सेम साइज, यहाँ कुछ भी ले लो सबके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है. तो मुझे वो ढूंढना है जिसे करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर मुझे 3 पे मिलेगी. तो 3 इज द मोस्ट पावरफुल. तो इनमें से मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन x बराबर 3 है. ओके ओके सर. नेक्स्ट बताइए. तो ये हो गया 13. 18 है. 18 ये कह रहा है कि ये नहीं हो रहा है सर. ये तो हमने कल ही सॉल्व किया है, कल ही तो किया, कल ही तो बताया था आपको हिंट मैंने, ये कल किया था नहीं क्वेश्चन. देखिए तो सी ऑप्शन था ना इसका. हाँ. ये तो सिंपल है ना, आपको क्या करना है, p वैल्यू का डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगा, p वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ y मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4 व्हेन h नॉट इज ट्रू, थीटा इज इक्वल टू 1/2. y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल 6, थीटा. हाँ 6, 1/2. तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी y, यहाँ पे थीटा मोर देन इक्वल टू 1/2 है, तो इससे आ जाएगा. ठीक है. h1 तुम डिसाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वो कर सकते हो. यहाँ पे तो लिखा है y corresponding to the observed sample is 4, तो मतलब इससे क्या मतलब समझेंगे आप? y की वैल्यू दे रखी है 4 है, y की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4 है, लिखा तो है द वैल्यू ऑफ y corresponding to the observed sample, मतलब x1 x2 x3 x5 x6 की तुम्हें वैल्यू दिया हुआ जो है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 4 है. तो p वैल्यू में यही होता है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेते हैं, वो 4 दे दिया तुम्हें डायरेक्टली. और तुम अगर चाहो तो क्रिटिकल रीजन निकाल सकते हो, LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k करो, तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो बाइनोमियल का, लाइक्लीहुड फंक्शन का फिर अंडर h0 अपॉन अंडर h1, ये दो अल्टरनेटिव है. तो बाइनोमियल का MLE यूज करो, तो MLE यूज करोगे तो ये बता दिया तुम्हें कि क्रिटिकल रीजन इसके टर्म्स में आएगी. तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ से जो आएगा तुम्हारा y मोर देन इक्वल टू k आएगा, ये क्रिटिकल रीजन आएगा, या x बार मोर देन इक्वल टू k आएगा. चेक कर लो एक बारी. तो ये तुम्हें इसके टर्म में काम करना है. तो मोर देन इक्वल टू 4, अब ये निकालो 4 5 6, y बराबर 4 क्या है, y बराबर 5 क्या है, y बराबर 6 क्या है,
प्रोबेबिलिटी, और इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दो। बताओ जी क्या आएगा? क्रिटिकल रीजन ही गलत आ रहा था। y लेस देन 4 लेस देन है, यहाँ पे मोर देन ही लेना पड़ेगा। लेस देन क्यों आ रहा है? तो लेस देन ही होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्चुअली इसके हिसाब से डिसाइड होगा। ये थीटा मोर देन हाफ है ना, तो मुझे राइट साइड वाले लेना है। आपको देखो दोनों साइड हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन से वाले साइड लेना है। तो आपको यहाँ पे ये वाली साइड का ये लेना है रिजेक्शन रीजन, बिकॉज थीटा मोर देन 1/2 है, से आएगी। अच्छा, तो फाइंड करके कोशिश कर सकते हैं। ऐसे इसका आंसर यही होगा, y मोर देन 4 के लिए आएगा। तो बाइनोमियल लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? अगर बाइनोमियल का मैं डिराइव करूं यहाँ से, तो ये 2 साइडेड नहीं है ना, 1 साइडेड टेस्ट है। तो इसमें x क्या है, बाइनोमियल से लिया गया। x तो बर्नौली से आया होगा। x कहाँ से आया है? बर्नौली से आया, बर्नौली थीटा। तो बर्नौली थीटा से आया है, तो थीटा की पावर xi एंड 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस xi। ठीक है, ये हमारे पास xi की वैल्यू 0 या 1 होगी। तो यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन जो आएगा, थीटा की पावर समेसन xi 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस समेसन xi। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एल एच नॉट तो हाफ था, अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे आप? एमएलई क्या आता है बाइनोमियल में? x बार अपॉन m जो होता है। नहीं, ये तो बर्नौली का सैंपल है। बर्नौली में x बार अपॉन m क्यों आएगा? तो बर्नौली का सैंपल है, x बार ही होगा ना। बर्नौली का सैंपल है तो x बार ही आएगा, क्योंकि सैंपल बाइनोमियल से नहीं आया, सैंपल बर्नौली से आया है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, चेक करके देखिए। समेशन xi करेंगे तो सर वो बाइनोमियल हो जाएगा ना। ठीक है, समेशन xi क्या करना है मुझे? हमें इसका एमएलई चाहिए। यहाँ से हमें देखना है कि समेशन xi का क्या करना है आपको। अरे इसको मैक्सिमाइज करना, ये कब मैक्सिमाइज होगा? ये थीटा 0 से 1 में, ये मैक्सिमम कब है? थीटा तो 0 से 1 में, हाँ। तो इसको आप मैक्सिमाइज करो ना, थीटा क्या बन के आएगा मैक्सिमाइज करोगे आप? तो हाँ x बार ही आएगा। इसको मैक्सिमाइज करो आप। सो यहाँ चलो पैरामीटर पे नहीं है डिपेंड, तो आप निकालो x बार ही आएगा। तो x बार से करके देखो अब क्या आता है। सो यहाँ से हालांकि उसने दे रखा है, तो उसका मतलब यही है थीटा मोर देन हाफ है, तो मतलब वो देख के पता चल जाता है कि क्या आपको h1 दे रखा, उसके हिसाब से क्रिटिकल रीजन आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये लिख लो, हाफ की पावर समेशन xi और 1 माइनस, अच्छा आपको ये दे रखा है y की वैल्यू आपको दे रखी है 4, है ना। तो समेशन xi 4 दे रखी है, कोई बात नहीं, तो बाद में यूज करेंगे उसको, तो ऑब्जर्व वैल्यू बाद में है ना। तो 1 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हाफ ही हो जाएगा ये भी। तो न्यूमरेटर में हाफ की पावर जस्ट n आ जाएगी। हाफ क्या आएगा, n माइनस समेशन xi, क्योंकि थीटा को तो हाफ रखना है अंडर h नॉट, और h1 में क्या रखना है, x बार की पावर समेशन xi और 1 माइनस x बार इसकी पावर n माइनस समेशन xi। ओके, लेस देन इक्वल टू k। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? तो ये तो कैंसिल हो गया समेशन, तो ये हाफ आ गया, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो x बार की पावर समेशन xi 1 माइनस x बार इसकी पावर n माइनस समेशन xi, और ये आ जाएगा मोर देन इक्वल टू सम, यहाँ k1 है तो इसको k2 ले लो, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया तो कांस्टेंट है ये, तो हाफ की पावर n, इधर भेज दो इसको। तो यहाँ से क्या आया, अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस x बार इसकी पावर समेशन xi 1 माइनस x बार पावर n मोर देन इक्वल टू k2, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, क्या क्या क्रिटिकल
वही जो समेशन एक्सेल की इक्वल की। हाँ हाँ, तो वही बनेगा। अब समाव इसको प्रूफ करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा समेशन एक्स आई के के। ऐसे भी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे जब ये आपका दिख रहा है कि थीटा मोर देन हाफ है, तो आप ये कंसीडर करो कि समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू के आएगा। यहाँ पे क्रिटिकल रीजन ये कोई भी लेना। डिस्ट्रीब्यूशन होगी अगर ये, हाँ, इस तरह केस होगा। और इससे तो फिर आंसर आ जाएगा y greater than equal to 4 पे। ना वो क्वेश्चन में जो है लिखा रहता है, लेकिन ठीक है, आ जाएगा इससे। हाँ, नेक्स्ट बताइए। 27 तो बाकी लोगों ने किया नहीं है भाई? सयानी तुमने किया नहीं? ये तो 20। 33। अच्छा 33, उससे पहले कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, सब कर लिए सर। अच्छा 27 तो अभी। कुछ क्वेश्चंस रिग्रेशन है। हाँ, रिग्रेशन है कुछ ये उसको सर छोड़। वही वाला सेम ही है। हाँ, ये वही क्वेश्चन है जो अभी था। हाँ, लेग्स एंड हाफ था जो हाँ किया था अभी हमने। तो 33 है, 33। बाकी जैम वाले लोग देख लेना तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है। जो लोग जैम वाले लोग ये कर रहे हैं तो आप बस चेक कर लो आपके सिलेबस में है कि नहीं, सिलेबस देख के। तो ये बोल रहा है कि let the random variable x has Poisson distribution with parameter lambda and parametric space has 3 element 3, 4 and k. अच्छा, then to test the null hypothesis h naught is equal to lambda by 3, sorry lambda है ना, is equal to 3 versus lambda not equal to 3. तो कह रहा था यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट एनी लेवल अल्फा एग्जिस्ट फॉर एनी सैंपल ऑफ साइज फॉर ऑल। अच्छा, के पे रेस्ट्रिक्शन है, के क्या होगा? ठीक है, मतलब ये लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू है, लैम्डा की 3 पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे है ना। पैरामेट्रिक स्पेस मतलब ये है कि जो पैरामीटर की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या 3 होगी या 4 होगी या k होगी। और आपसे बोल रहा है कि देन टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस h नॉट जो कि लैम्डा बराबर 3 है वर्सेस अल्टरनेटिव जो कि लैम्डा 3 नहीं है। तो अ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट फॉर एनी सैंपल साइज, k पे क्या रेस्ट्रिक्शन होगा? कि k क्या है? 3, 4 नहीं होगा, या k 4 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा, 3 से ज्यादा होगा। ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। लेकिन ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है ना। चलिए, तो ये कह रहा है कि है ना, तो इसमें क्या आपने क्रिटिकल रीजन निकालने की कोशिश किया है, लेकिन उससे क्या आया? इसे निकाला बट सेपरेटली x का टर्म नहीं आ रहा है मतलब। हाँ, जैसे यहाँ भी ऐसे ही है कि लाइक्लीहुड फंक्शन अगर लिखेंगे हम तो e की प्रोडक्ट होगा है ना, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर xi अपॉन xi फैक्टोरियल, i फ्रॉम 1 to n, यही है। एंड
ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो e की पावर आ जाएगी -n लैम्डा और लैम्डा की पावर समेसन xi अपॉन xi फैक्टोरियल, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो इसका भी क्या आता है एमिली, पॉइजन का x बार। अच्छा, तो यहाँ से L आप रखेंगे 3 अपॉन LX बार, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा, फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 7 + k/3 हो जाएगा। यहाँ पे तो चलो ये e की पावर माइनस, अच्छा n सैंपल साइज क्या है, यहाँ तो सैंपल साइज कुछ बोला है सिंगल रैंडम वेरिएबल, तो PMF ही, तो ये तो साइज 1 है ना यहाँ पे, तो n को 1 रखना पड़ेगा, तो PMF ही आपका, इधर पहले देख लो, तो PMF ही आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन जो PMF ही है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा e की पावर -3, 3 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, तो x बार नथिंग इज x ओनली, तो आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, तो e की पावर -x, x की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अच्छा, पढ़ना पड़ेगा ना, वो देखना पड़ेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग क्राइटेरिया है, आप चेक कर सकते हैं उसमें, बीके रवैत्गी में चैप्टर 9 है और 9 में जो है 9.4 सेक्शन 9.5 सेक्शन है, पर देखिए आप तो उसमें जाकर समझ आएगा क्या क्राइटेरिया है। देखिए फिर बाकी ट्राई करते एक बार, अगर आगे फिर आपको समझ नहीं आया दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आज जैसे रह गए, पहले भी 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, बाकी अभी देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताओ। ओके सर, ये इतना ही था। अच्छा इसमें है नहीं, अच्छा 33, तो ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन है ना शुरू के रह गए, तो बाकी आप ट्राई कर लीजिए और देखते हैं। तो कल हम लोग कल देखता हूँ मैं क्या स्टार्ट करता हूँ उस बैच में। ठीक है, तो कल मुझे लगा ये मैं कंप्लीट 2-4 क्लास में ये कंप्लीट करवा देता हूँ, तो मैथ्स का खत्म ही हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स थ्योरी वाला, क्योंकि इसका आगे यूज भी होगा, तो इसमें जो है एक्चुअली इसको कंप्लीट करवा ही देता हूँ, तो मैथ्स पोर्शन गेट का कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा आपके लास्ट के बॉटम के 3 पोर्शन है, तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसको अभी 2-3 अगले 2-3 क्लास तक इस वीक में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मैट्रिक्स थ्योरी। उसके बाद सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, इसके बाद सीधा हमारा ये लास्ट के 3 टॉपिक बचते हैं बस, तो उसके बाद सिर्फ आपके लास्ट के 3 टॉपिक। यहाँ एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, यही मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे है ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर द फैमिलीज हैविंग मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, ये तो एक क्लास में इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। और ये ना कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर द फैमिलीज हैविंग मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, तो आपको क्रिटिकल रीजन निकालना नहीं पड़ेगा। करा के फिर मैथ्स वाला कराइए। हाँ, या तो टेस्टिंग का इसका, या तो एक दो क्लास में, एक क्लास में इसको मैं एक साथ थ्योरी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि है ना नीमन पियर्सन लेमा तो जैम में भी था, मोस्ट पावरफुल टेस्ट जैम में भी था, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी वहां पे ये नहीं है, लेकिन शुरू में क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हमने देखा था, तो ये है। और उसके बाद यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट वहां डिस्कस किया था, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर द फैमिलीज ऑफ, ये सब डिस्कस करना है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट फॉर द एक्सपोनेंशियल फैमिलीज, एंड देन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, और लार्ज सैंपल टेस्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट में क्या होगा ना, तो वो देखना है। तो ठीक है, एक क्लास इसकी मैं थ्योरीज करवा देता हूँ, जो थोड़े बहुत बचे हैं रिजल्ट है ना, तो वो एक क्लास में करके फिर ये कंप्लीट करके फिर मैथ्स पोर्शन करके फिर हम वो करना, तो एक कल मैं ये करवा देता हूँ इसकी थ्योरीज जो थोड़ी बहुत बची है, इसको कंप्लीट करके और फिर ये करके मैट्रिक्स करके ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये 3 टॉपिक बचेंगे, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं। तो ठीक है, चलिए तो अभी के लिए आज ये स्टॉप करते हैं, और 1-2 क्वेश्चन जो रह गया उसको नेक्स्ट क्लास में मैं कराता हूँ कल, है ना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।